आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के 4 सीटों की गिनती में 3 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है, वहीं एक सीट बीजेपी के कब्जे में गई है। सभी 200 विधायकों ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान किया। कांग्रेस ने 3 सीटों के लिए मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया था। तीनों ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया, जिन्हें जीत मिली है। हालांकि वे अपने अधिशेष वोटों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा का भी समर्थन कर रहे थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्वीकार किया है। एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग भी की है। कटारिया ने कहा कि हम 2 सीटों पर कैसे जीत सकते हैं जब हमारे पास बहुमत केवल 1 सीट जीतने का ही है। हमने खोया कुछ नहीं। जहां तक एक विधायक द्वारा क्रॉस वोटिंग का सवाल है, पार्टी विहिप के उल्लंघन पर कार्यवाही करेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 सीटों पर आसानी से कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में जोरदार तेजी आई है, जिसे अर्थव्यवस्था में रिकवरी का संकेत भी माना जा सकता है। अप्रैल में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 7.1% पर आ गया है। इससे पहले मार्च में आईआईपी 1.9% पर रहा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ महीने आधार पर 0.9% से बढ़कर 6.3% पर आ गई है। मार्च के मुकाबले अप्रैल में आईआईपी में 133.5% का उछाल दर्ज किया गया। माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ अप्रैल में 7.8% पर रही, जो मार्च में 4% पर आई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ अप्रैल में 11.8% पर रही, जो मार्च में 6.8% पर रही थी। प्राइमरी गुड्स की दर 10.1% पर आ गई है, जो मार्च 2022 में 5.7% पर रही थी। पैगंबर मोहम्मद पर निलंबित बीजेपी नेता अनुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ आज पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर जहां बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं यूपी के प्रयागराज में स्थिति बेकाबू हो गई। कोलकाता, हैदराबाद, मुरादाबाद में लाठीचार्ज हुआ। सहारनपुर, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और बिहार में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अटाला इलाके में प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ। वहीं सहारनपुर की जामा मस्जिद के बाहर भी जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर के अटाला इलाके में विरोध प्रदर्शन के बाद प्रयागराज के एडीजी का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। यूपी प्रशासन ने कहा कि प्रयागराज को छोड़कर बाकी जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है। प्रयागराज में भी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं यूपी में हुए प्रदर्शन में पथराव को लेकर के सीएम योगी ने भी सख्ती दिखाई है और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल अभी भी नहीं थमा है। जुमे की नमाज के बाद यूपी के प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर में भारी बवाल देखने को मिला। पथराव हुआ और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। रांची के मेन रोड पर भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। वहीं रांची में भी असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई है। पूरी तरीके से माहौल जो है आज खराब नजर आया। इसके साथ ही रांची में हुए बवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चिंता में डालने वाली हैं। जो नफरत फैलाना चाहते हैं वो ऐसी साजिशें रच रहे हैं। प्रयागराज में मस्जिद पर सुबह के दिन जमकर हंगामा हुआ। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद कुछ नमाजियों ने अचानक पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई है। मामले की सूचना पुलिस को मिली। घटनास्थल पर एडीजी पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन उपद्रवियों ने उन पर भी पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को मजबूर उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद हालातों को कंट्रोल में लाया गया।
फिलहाल घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। बीजेपी सांसद नुपुर शर्मा के बयान के बाद काफी गर्म माहौल बना हुआ है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। यूपी के सहारनपुर में भी नुपुर शर्मा के बयान पर जमकर विरोध हुआ। प्रदर्शन उस वक्त हुआ जिस समय नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकलने के बाद ये प्रदर्शन शुरू किया गया और लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान का जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने नुपुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। ये तस्वीरें सहारनपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां आज जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये तस्वीरें मस्जिद के बाहर से हमें देखने को मिली। भारी तादाद में आप भीड़ इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही नजारा आज उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में देखने को मिला। हालांकि सहारनपुर में तो स्थिति सुधर गई, लेकिन वहीं प्रयागराज की भी अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज में जमकर के पत्थरबाजी की गई है, जिससे इलाके में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। नुपुर शर्मा के बयान और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां जुमे की नमाज करने के बाद लोग मस्जिद से बाहर निकलकर इस तरीके का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कासगंज में भी जुमे की नमाज को लेकर के प्रशासन काफी अलर्ट रहा। पुलिस की हर जगह पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रही ताकि कोई असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई समस्या ना पैदा कर सके। मस्जिदों के मेन चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीएससी के साथ इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। तो फिलहाल कासगंज में स्थिति जो रही वो थोड़ी नियंत्रित नजर आई। वहां पर इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिला, चूंकि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से वहां पर रही। जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट रही पुलिस पूरी तरीके से। सभी चौराहों पर बात की जाए तो ज्यादातर पुलिस की तैनाती की गई थी, तो जिसके चलते वहां पर इतना प्रदर्शन देखने को भी नहीं मिला और इसके साथ ही साथ पूरी तरीके से पुलिस ने अपनी निगरानी भी रखी हुई थी। यूपी में बाबा का बुलडोजर काफी एक्टिव मोड में है, जो लगातार एक के बाद एक अवैध निर्माण को जमींदोज करता चला आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 135 में इलाके में अवैध निर्माण को हटाया गया है। आपको बता दें कि जहां पर बाबा का बुलडोजर चला है उस जगह पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध रूप से फार्म हाउस बने हुए थे, जो 1 एकड़ में बने हुए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। अथॉरिटी की सीओ ऋतु माहेश्वरी ने पुलिस प्रशासन से फोर्स की मांग की थी, लेकिन पुलिस फोर्स न मिलने की वजह से अथॉरिटी को अपने ही पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा। सबसे पहले 300 मोटरसाइकिल वन विभाग में वन रक्षकों को और बंदरोगाओं को, ताकि वो जंगल में जाकर जंगल की रक्षा भी कर सके और जो मानव वन्य जीव संघर्ष है उसको रोकने में भी सहायक होगा। और साथ साथ ये जो इसके कई फायदे हैं, वनों में माफिया कई बार आजकल कोशिश करते हैं वनों से दोहन करने की, इसके रोक में भी सफलता मिलेगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो CSR फंड से ये हीरो मोटो कॉर्प ने जो दिया, मैं पूरी प्रदेश सरकार की ओर से और खासकर वन विभाग की ओर से हीरो मोटो कॉर्प का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अपने CSR मत से 300 मोटरसाइकिल दी हैं। उनमें जिससे सहयोग मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से सभी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को, कि आगे आकर के उनको निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में जिसकी पहचान ही पूरे देश में देवभूमि के रूप में और 72% क्षेत्र हमारे राज्य का 72% से ज़्यादा क्षेत्र फॉरेस्ट से घिरा है, ऐसे में फॉरेस्ट को कैसे बचा करके हम जिस तरह हम पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं। देखिए, ये मैं सबसे पहले 300 मोटरसाइकिल वन विभाग में वन रक्षकों को और बंदरोगाओं को, ताकि वो जंगल कानपुर देहात के एक गांव भोगवनीपुर में दबंग प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से पूरा गांव गंदगी में रहने को मजबूर है। गांव में लोग केवल अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये लगता है कि इंसानों से ज्यादा गंदगी का अपनी दुनिया बसा रखी है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर भरा है। लोगों का रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है कि गांव में सफाई कर्मचारी नहीं है, गांव में सफाई कर्मचारी तो हैं, लेकिन वो सभी प्रधान के गुलाम हैं। इतना ही नहीं, दबंग प्रधान दलित लोगों को धमकी भी देता है कि वो अगर उसको वोट नहीं
देंगे तो बस्ती में साफ सफाई नहीं होगी, जिसकी वजह से सभी गांव वाले काफी परेशान हैं। ये तस्वीरें आप गांव की देख सकते हैं। दलित तो वोट के लिए नहीं कराई जा रही साफ सफाई। गांव में गंदगी फैली हुई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भोगमनीपुर के ग्राम प्रधान की ये दबंगई देखने को मिल रही है। इस गांव में बेहद बुरा हाल है। जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से गंदगी में रहने को मजबूर हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी से गुजरते हुए वहां से निकल रहे हैं। कीचड़ है, कई बुजुर्ग लोग भी इस रास्ते से गुजरते हुए निकल रहे हैं। ऐसे में कोई एक बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल गांव की स्थिति जो है वो ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। जब से प्रधान बना तब से ये समस्याएं सब खड़ी हो गई हैं। अच्छा, और कितनी समस्याएं हैं? और बहुत सी समस्याएं हैं कि पानी निकास कहीं भी कुछ भी नहीं है, कहीं किसी से पानी नहीं निकलता है, तालाब में पानी भरा पड़ा है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, पानी जाने वाली जगह कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो ये जो जल भराव देख रहे हैं, कैसे आप लोग फिर निकलते हैं इससे? ये हम लोग मजा के निकलते हैं, गिरते भी हैं और सब कपड़े भी गंदे होते हैं, बहुत बुरी तरह से निकल पाते हैं। जल भराव ये जब से प्रधान बना तब से ये समस्याएं सब खड़ी हो गई हैं। अच्छा, और कितनी समस्याएं हैं? और बहुत सी समस्याएं हैं कि पानी निकास कहीं भी कुछ भी नहीं है, कहीं किसी से पानी नहीं निकलता है, तालाब में पानी भरा पड़ा है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, पानी जाने वाली जगह कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो ये जो जल भराव देख रहे हैं, कैसे आप लोग फिर निकलते हैं इससे? ये हम लोग मजा के निकलते हैं, गिरते भी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप का उद्घाटन किया, जहां युवाओं को बेहतर मौका देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह साफ तौर पर कहना है कि इससे काफी ज्यादा बेहतर मौके जो है वो युवाओं को मिल सकेंगे। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं को भारत को अपना टैलेंट दिखाने का मौका देना होगा, चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, सभी के लिए बेहतरीन अवसर बनाया जाएगा। सरकारी कंपनियां, स्पेस इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और इंस्टीट्यूट्स के बीच सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने के लिए भारत नई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर भी काम कर रहा है। हम स्पेस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी जल्द ही एक पॉलिसी लेकर आने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश के इतिहासकारों से अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे उज्जवल भविष्य के निर्माण से मदद मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि 800 से 9 साल की स्वाधीनता की लड़ाई के चलते हम बचे हुए हैं। संस्कृति को बचाने के लिए लोगों ने बलिदान दिया है। कुछ लोगों ने इतिहास विकृत तरीके से लिखा है, लेकिन हमें कौन रोक सकता है। आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। मैं आज कुछ बात इतिहास के लिखने वालों के लिए भी कहना चाहता हूं। ढेर सारे हमारे यहां ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला। अहोम साम्राज्य असम में 650 साल तक चला। बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सभी को उन्होंने पराजित किया, असम को स्वतंत्र रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल चला। चालुक्य साम्राज्य 600 साल चला। मौर्यों ने 550 साल तक समग्र राष्ट्र पर अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज्य किया। सातवाहन ने भी 500 साल तक शासन किया। गुप्तों ने 400 साल तक शासन किया और समुद्रगुप्त ने पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस भी दिखाया और सफलता भी प्राप्त करी। मगर इस सब पर संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए। हमने टीका टिप्पणी छोड़कर हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। इस पर संदर्भ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। धीरे धीरे कर जो इतिहास हम मानते हैं गलत है,
वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से उजागर हो जाएगा और इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने आज कुछ बात इतिहास के लिखने वालों के लिए भी कहना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज गोलीबारी हुई जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये पूरा मामला बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर पुलिस के एक जवान की गोली लगने से एक महिला बाइक सवार की मौत हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मी ने खुद को भी गोली मार करके जान दे दी। ये गोलीबारी बांग्लादेश उप उच्चायोग कोलकाता से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पार्क सर्कस में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने अपनी बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। गोली में एक महिला की मौत हो गई है। उसके बाद पुलिस वाले ने खुद को ही गोली मार ली। नुपुर शर्मा को धमकी मिलने के बाद बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत हिंदुओं का है। आगे आपको सुनाते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ने और क्या कुछ कहा। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फव्वारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। तो नुपुर जी को जो धमकी मिल रही है उनको मिल रही है, एक महिला है वो हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा उसमें इनको पीड़ा ही उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी और हम रखेंगे। तमाम मुस्लिम विरोध में आ गए हैं। भारत छवि धूमिल हो रही है। किसके विरोध में? भारत के इस बयान के विरोध में। तमाम किस बयान के विरोध में? जो नुपुर ने बयान दिया था। सुनिए, ऐसा है, मैंने क्या कहा, विधर्मी जो हैं वो अपनी मानसिकता को हर जगह स्टैंड करना चाहते हैं, हर जगह वो स्थापित करना चाहते हैं, पर सनातन धर्म अपनी धर्म को स्थापित करता है जो मानवीय हित के लिए है। जो कार्रवाई नुपुर पे हुई है, मैं उस बयान की बात कर रही हूँ जो बयान मुस्लिम देते हैं हमारे विधर्मी। वहीं एफआईआर दर्ज होने पर यति नरसिंह आनंद ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ पत्रकारों के माध्यम से पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने मुझ पर कोई एफआईआर दर्ज की है। अभी मैं बहुत दिनों से दिल्ली गया भी नहीं हूं, दिल्ली में मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्यों एफआईआर दर्ज की गई है। हो सकता है कोई कारण हो जिस पर उन्होंने मुझ पर एफआईआर दर्ज की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कट्टरपंथी मुसलमानों का इस देश में बहुत वर्चस्व बढ़ गया है, उन्हें खुश करने के लिए मुझ पर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई हो। जो भी है, मुझे बहरहाल पता नहीं है कि कारण क्या है कि मुझ पर किस बात के लिए एफआईआर हुई है। मुझ पर दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। मुझे नहीं पता है कि मुझ पर क्यों एफआईआर की गई है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है और मुझे नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस मुझसे क्या चाहती है। बहरहाल कानून में जो भी वो कहेंगे, जहां जाने आने के लिए कहेंगे, मैं वहां पहुंचूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से कानून का सम्मान करता रहा हूं। विश्वास तो है नहीं मुझे कानून पे, अदालत पे, पुलिस पे विश्वास बिल्कुल नहीं है मुझे इन पे, क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं, जिहाद समर्थक हैं। लेकिन फिर भी
मैं एक सभ्य नागरिक की तरह जो ये कहेंगे उसे पालन करूंगा, कानून का पालन करूंगा। विश्वास न होते हुए भी अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे जनता का भरोसा इस कानून से उठे। उत्तर प्रदेश की सरकार में शुरू की गई श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के मद्देनजर आज आईजीएल के श्रमिकों को अयोध्या के लिए हरी झंडी दिखाई गई। यूपी सरकार में श्रम राज्य मंत्री और श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सुनील भराला ने श्रमिकों को रवाना किया। ये यात्रा पूर्वांचल की पहली श्रमिक तीर्थ यात्रा है। 52 श्रमिक परिवार को अयोध्या नगरी के लिए रवाना किया गया। ये कार्यक्रम आपने देखा होगा, क्या था? नहीं देखा? नहीं, मैं अच्छा, देर से आए। आज उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश में श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन श्रमिक यात्रा प्रारंभ की गई है और आज ये पहला अवसर उत्तर प्रदेश में इस कंपनी के माध्यम के यहाँ के कर्मचारी और श्रमिकों को बस में रवाना करके प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में ऐसे जो परिवार है जिनकी जिज्ञासाएं हैं, जो धार्मिक और पर्यटन यात्रा करना चाहते हैं और जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, जीवन चले जाते हैं, उन ऐसे परिवारों के लिए हमने ये योजना शुरू करी है। और यहाँ से उत्तर प्रदेश के आज गोरखपुर जनपद में और गोरखपुर के जो ये अपनी कंपनी है इसके आज श्रमिक यहाँ से रवाना हुए हैं। तो इसको हरी झंडी देकर के यहाँ से बस रवाना की है और एक साथ में कर्मचारियों का जो आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा है उस स्वास्थ्य शिविर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।